कि तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना अच्छा, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना बेहतर। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। अभी आपको कंप्लीट नहीं दिखता है। अपनी हिस्ट्री को ऑप्शनल ऑप्ट किया है। यस सर। हिस्ट्री में आपको सबसे ज्यादा कौन सा गर्म दल का व्यक्ति आपको प्रभावित करता है? बाल गंगाधर तिलक के क्या क्या योगदान है राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में? बहुत से थिंकर्स को आपने पढ़ा होगा। यस सर। अभी अपने देश में किस पॉलिटिकल थिंकर्स की कॉन्सेप्ट की अधिक आवश्यकता आपको महसूस होती है? आप अभी बता रहे थे कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनके लिए आप काम करना चाहते हैं। यस सर। रिजर्वेशन को एक उसके सॉल्यूशन के रूप में देखा जा रहा है। उसके अतिरिक्त आप कौन सा रास्ता आप सुझाना चाहेंगे या बताना चाहेंगे? गंगा उद्भव योजना का आइडिया है कुछ? बिहार की किसी महिला मंत्री का नाम बता दें। शीला मंडल। इस डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेशन में क्या रोल है दिया? May I come in, sir? Yes, coming. Good afternoon, sir. रवि राज। Yes, sir. कैसे हैं आप? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है। Yes, sir. अपने बारे में कुछ परिचय बताइए ताकि हम आपका इंटरव्यू स्टार्ट कर सके। सर मैं एक ऑप्टिमिस्टिक, हार्डवर्किंग, क्यूरियस और कंपैशनेट व्यक्ति हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग दयाल पब्लिक स्कूल से 2015 में पूरी की है। उसके बाद 2020 में मैंने अपना ग्रेजुएशन SRS कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड हिंदी सब्सिडियरी पेपर से पूरा किया है। महात्मा गांधी मेरे आदर्श व्यक्तित्व हैं और समाज के वंचित वर्ग के लोगों को समाज के मुख्य धारा में शामिल करने में अधिक से अधिक योगदान देना मेरी महत्वाकांक्षा है। अपनी हिस्ट्री को ऑप्शनल ऑप्ट किया है। यस सर। हिस्ट्री में आपको सबसे ज्यादा कौन सा गर्म दल का व्यक्ति आपको प्रभावित करता है? सर बाल गंगाधर तिलक ऐसे व्यक्तित्व है जिनसे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। बाल गंगाधर तिलक के क्या क्या योगदान है राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में? सर सबसे पहले तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा स्वतंत्रता संघर्ष को एक अलग दृष्टिकोण दिया गया और एक अलग परिप्रेक्ष्य में उन्हें प्रदर्शित किया गया। इससे पहले लिबरल लीडर्स का ज़्यादा वर्चस्व था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक जो कि लिबरल लीडरशिप से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने उसे जन आंदोलन की राजनीति का रूप दिया। उसके बाद सर उनका जो तरीका था, जिस तरह से उन्होंने अपने पक्ष में और राष्ट्रवाद के पक्ष में लोगों को मोबिलाइज किया, वो भी उस समय की दृष्टि से बहुत प्रासंगिक था। उन्होंने कुछ आंदोलन वगैरह चालू किए थे एनी बेसेंट के साथ? यस सर। उनके द्वारा होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी और एनी बेसेंट जो कि भारत के शेष क्षेत्र में थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक विशेष करके महाराष्ट्र के व्यापक क्षेत्र में विस्तृत लीड कर रहे थे। तो ये होम रूल क्या होता है? सर होम रूल दरअसल आयरिस एक कॉन्सेप्ट है जिसका मूल उद्देश्य स्वशासन की प्राप्ति था। तो उसी तर्ज पर एनी बेसेंट के साथ मिलकर के बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा भी होम रूल लीग की स्थापना की गई और इसका मूल उद्देश्य स्वशासन की प्राप्ति थी। ये बताइए, देशभक्त और राष्ट्रभक्त ये दोनों एक ही चीज है या फिर डिफरेंट है? सर सामान्य शब्द में अगर कहें तो दोनों में दोनों एक ही हैं, पर अगर सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं तो दोनों में कुछ अंतर देखने को मिलता है। जैसे देशभक्त थोड़ा सा लिबरल टर्म है और इसमें देश का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देश को देखा जाता है, जबकि राष्ट्रभक्त जो है वो थोड़ा सा उग्र ज्यादा होता है और इसको कहीं ना कहीं संस्कृति से ज्यादा जोड़कर देखा जाता है। ये बताइए, राइट विंग्स पॉलिटिकल पार्टीज और लेफ्ट विंग में क्या डिफरेंस है? सर राइट विंग और लेफ्ट विंग जो पॉलिटिकल पार्टीज है, इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत फ्रांस की क्रांति 1789 के आसपास से हुई। जो लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो गरीबों के पक्ष में ज़्यादा काम करते और कहीं ना कहीं जो स्थापित व्यवस्था है उसमें आमूलचूल परिवर्तन की बात करते। वही जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज है वो संस्कृति और जो परंपराएं हैं उस पर ज़्यादा बल देते हैं और वो व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने पर विशेष बल देते। भारत में राइट विंग पॉलिटिक्स है? यस सर। किस किस पार्टी को आप राइट विंग मान सकते हैं? सर राइट विंग को अगर एक व्यापक स्पेक्ट्रम में देखें तो भारतीय जनता पार्टी जो कि राइट विंग में आती है, इसके साथ साथ सर शिवसेना जैसी पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा फार राइट विंग में चली जाती है। और साउथ की AIMIM?
सर बहुत ज़्यादा AIM उसे भी हम लोग राइट विंग के रूप में देख सकते हैं। और पंजाब की श्रीमोड़ी अकाली दल, सर बिल्कुल राइट विंग है सर। ये जेट स्ट्रीम क्या है? सर जेट स्ट्रीम वायु की एक धारा है जो कि क्षोभमंडल में प्रवाहित होती है और इसकी गति काफ़ी तेज होती है। इसकी खोज है वो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान हुई थी और इसका भारत के मानसून समेत उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात सब पर व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। ये बताइए, अगर वायुमंडल को हटा दिया जाए यस सर। तो क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे? सर सबसे पहले तो जीवन ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इनफैक्ट वो असंभव हो जाएगा क्योंकि वायु सजीवों पे पड़ने वाले प्रभाव को आप हटा दीजिए, अब एक व्यापक पृथ्वी पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? सर जो मैं अनुमान कर पा रहा हूँ कि सबसे पहले तो दृश्यता लगभग शून्य हो जाएगी क्योंकि जो वायु में कंटेंट होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो रिफ्लेक्शन के माध्यम से देखने में अगर दृश्यता खत्म हो जाएगी तो अंतरिक्ष में तो वायुमंडल ही नहीं है। यस चंद्रमा पे वायुमंडल नगण्य है, लेकिन चंद्रमा पे तो केवल ध्वनि शून्य होती है, दृश्यता तो वहां भी शून्य नहीं होती। सॉरी सर, ध्वनि शून्य हो जाएगी। अच्छा, मतलब दृश्यता रहेगी। तो दृश्यता के बारे में प्रॉपर आइडिया नहीं है, पर निश्चित रूप से सर ध्वनि में वो समस्या आएगी। वायुमंडल हमें उल्कापिंड से बचाता है या नहीं? यस सर, बिल्कुल सर। ये उल्कापिंड में आप देखिएगा दो चीजें होती है, एक होता है उल्का, एक होता है बोलाइट। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। सॉरी सर, बोलाइट के बारे आइडिया नहीं है। पॉलिटिक्स की अगर आप बात करते हैं, यस सर। यहाँ आपको अगर हम देखें तो स्टालिन और लेनिन, यस इन दोनों में आप किससे ज्यादा प्रभावित हैं? सर व्यक्तिगत रूप से मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैं दोनों में से किसी से प्रभावित नहीं हूँ, पर तरीके के हिसाब से देखें तो लेनिन की नीतियाँ कहीं ज़्यादा व्यावहारिक थी स्टालिन के कंपैरिजन में। क्या डिफरेंस था दोनों में? सर लेनिन कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के एक राजनीतिक दल के शासन की बात करते थे, वहीं स्टालिन कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के शासन पर ज़्यादा बल देते थे। फिर स्टालिन का जो अप्रोच था बहुत ज़्यादा उग्रवादी था और वो कम्युनिज्म को बहुत अक्षरशा पालन करते हुए उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की एक दृष्टि में। वही लेनिन का दृष्टिकोण थोड़ा व्यावहारिक था और वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1921 में अपनाई गई थी उसमें कहीं ना कहीं कम्युनिज्म के विचारधारा के साथ कुछ समझौता किया गया और उसको व्यावहारिक रूप देने का प्रयास किया गया। मार्क्सवाद में? सर मार्क्सवाद एक व्यापक टर्मिनोलॉजी है जो कि कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया था। इसमें जो समाज के सर्वहारा वर्ग है उसके हितों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मार्क्सवादी जो विचारधारा है वो दरअसल 3 तत्वों पर बल देता है, जिसका पहले चरण में माना जाता है कि सबसे पहले सर्वहारा वर्ग की क्रांति होगी, दूसरे में ये कहा जाता है कि क्रांति का प्रसार किया जाएगा और तीसरे चरण में साम्यवाद की बात की जाती है जिसमें स्टेटलेस और सरकार विहीन राज्य व्यवस्था की बात की जाती है। आपने बिहार एजुकेशनल सर्विस को अडॉप्ट किया है। यस सर। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है यस सर। और आप अधिकारी बन जाते हैं तो आप अपने जिला जाएंगे तो सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? सर सबसे पहले जो अपने डिपार्टमेंट में क्या करेंगे? सर सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट पे बतौर ऑफिसर, और क्योंकि मेरा पहला अगर मैं इस सेवा में चयनित होता हूँ तो मैं प्रोग्राम ऑफिसर के पोस्ट पे चयनित होगा, तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे टीचर्स की समुचित व्यवस्था करने की कोशिश करूँगा, उनमें डिसिप्लिन हो और बच्चों में भी डिसिप्लिन हो ताकि जो शिक्षा का मूल उद्देश्य है उसको सही तरीके से पूरा किया जा सके। ये बताइए, यस आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, यस बहुत से थिंकर्स को आपने पढ़ा होगा। यस सर। अभी अपने देश में किस पॉलिटिकल थिंकर्स के कॉन्सेप्ट की अधिक आवश्यकता आपको महसूस होती है? सॉरी सर, मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया। पॉलिटिकल थिंकर्स आप पढ़े होंगे? यस सर। अरिस्टोटल, प्लेटो, हॉब्स, लॉक, रूसो, है ना? यस सर। महात्मा गांधी भी पॉलिटिकल थिंकर में Yes, हैं, sir. जेपी भी हैं, अरविंदो भी हैं। तो कौन से थिंकर्स आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं अभी के सिस्टम में? सर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मुझे महात्मा गांधी के पॉलिटिकल थॉट्स जो थे वो ज़्यादा बेहतर प्रतीत होते हैं। कौन सी उनकी योजना है जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांधती है? कोई कॉन्सेप्ट उनका ऐसा हो जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांध, या ऑन एन एवरेज बांधता हो? ठीक है, 100% संभव नहीं है,
सर उनके द्वारा जो स्थानीय स्वशासन पर बल दिया गया था, जिसकी चर्चा हमारे संविधान के आर्टिकल 40 में भी की गई है, वो एक ऐसी उनकी विचारधारा थी, या वो एक ऐसा उनका सोच था जो कहीं ना कहीं देश को एक सूत्र में बांधता है और देश के लिए प्रासंगिक भी है। प्लेटो का एक कॉन्सेप्ट था फिलोसफर किंग। यस सर। क्या अभी उसकी आवश्यकता, उसके कुछ भी हिस्से अपने देश में लागू किया जा सकता है क्या? सर बिल्कुल सर, उनका जो फिलॉसफी था एक फिलोसफर किंग का, जिसमें वो राजा के 3 मूलभूत गुण और उसके बाद स्वाभाविक रूप से आने वाले चौथे गुण की बात करते हैं। उनके अनुसार एक राजा में जो गुण होने चाहिए वे थे विवेकशील होना चाहिए, राजा को संयमी होना चाहिए, राजा को साहसी होना चाहिए। और जब ये 3 गुण मिलते हैं तो राजा न्यायप्रिय होता है, और ये सर एक न्यायप्रिय शासक हर देश काल और परिस्थिति में समीचीन है। अरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट था आइडियल स्टेट का, वो कुछ कन्फ्लिक्ट पैदा करता है क्या प्लेटो के आइडियोलॉजी से? सॉरी सर, मैं बहुत अच्छे से इसके बारे में एक्सप्लेन अभी नहीं कर पाऊंगा। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। एजुकेशन पर प्लेटो का था बड़ा व्यापक दृष्टिकोण, क्या था उसमें, उसके बेसिक फीचर्स? सॉरी सर। कोई बात नहीं। ये बताइए, अभी जाति जनगणना बिहार में हुआ, यस सर। क्या उद्देश्य था इसका? सर इसका मूल उद्देश्य राज्य के जातिवार आंकड़े को कलेक्ट करके राज्य में सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करना था। और जनगणना जो अभी तक नहीं हुई उसका क्या कारण था? सर शुरू में तो कोविड पैंडेमिक के कारण इसमें डिले किया गया, और उसके बाद सरकार के द्वारा अभी बहुत स्पष्ट रूप से कुछ बात नहीं कही गई है। यद्यपि संभावित है कि अगले कुछ महीने में इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा बहुत व्यापक है। क्या इसके कुछ डिमेरिट्स बताइए? सर इसका एक डिमेरिट जो संभावित है कि क्षेत्रीय दलों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि जब सारे चुनाव एक ही साथ होंगे तो इससे कई बार ऐसा देखा जाता है कि राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा हावी हो जाते हैं, तो इससे क्षेत्रीय दलों को नुकसान हो सकता है। क्षेत्रीय दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या अर्हता है? सर इसके चुनाव आयोग के द्वारा इसकी कुछ स्पष्ट अर्हताएं बताई गई है। सबसे पहले तो एक क्षेत्रीय दल अगर 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन प्राप्त कर लेता है तो उसे स्वाभाविक रूप से एक राष्ट्र स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो जाती है। सिमिलरली यदि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा के चुनाव में 6% मत प्राप्त करे और 4 सीटें लोकसभा के चुनाव में हासिल कर ले लोकसभा में, तब भी उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है। अभी अपने देश को पड़ोसी देशों से कैसे संबंध है? सर पड़ोसी देशों के साथ अभी भारत का मिला जुला संबंध है, जहाँ कुछ देशों के साथ भारत के बहुत घनिष्ठ संबंध है, जैसे भूटान हो गया या फिर श्रीलंका हो गया। बीच में अगर कुछ तलखियों को छोड़ दे तो नेपाल के साथ भी अच्छे संबंध है। वही चीन हो गए या फिर पाकिस्तान हो गया, इसके साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध अभी नहीं है। और बांग्लादेश के साथ भी कुछ समस्याएं कुछ बांग्लादेश के आंतरिक कारणों से इधर उत्पन्न हो गई। हालांकि ओवरऑल संबंध बेहतर ही है। विश्व शांति के लिए कुछ खतरे की घंटी बज रही है, ऐसा लगता है? सर शांति की दृष्टि से कुछ खतरे की घंटी तो निश्चित रूप से दिख रही है। एक तरफ जहां यूरोप में यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, वहीं वेस्ट एशिया में इसराइल का संघर्ष चल रहा है हमास के साथ, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के साथ, और ईरान के साथ भी उसकी छुटपुट घटनाएं होते रहती है। इजराइल ने कह दिया कि नहीं, यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी को हम नहीं इंटर करने देंगे अपने कंट्री में। क्या संकेत है? सर कहीं ना कहीं ये यूएनओ का जो मैंडेट है उसको अस्वीकार करता है इजराइल का ये धारणा, और इस कारण से लगभग 104 देशों ने इजराइल से लेटर लिख करके इस संबंध में विचार करने के लिए भी रिक्वेस्ट की। क्या लगता है कि यूएनओ का अस्तित्व अभी गहरे संकट के दौर से गुजर रहा है? कोई बात उसकी मान नहीं रहा? सर अगर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में देखें तो ऐसा कहना सही होगा, पर ओवरऑल अगर उसके मानवीय और कल्याणकारी पहलुओं को देखें तो यूएनओ की प्रासंगिकता आज भी बनी है, और उसमें अगर कुछ रिफॉर्म किए जाते हैं तो निश्चित रूप से सर ये प्रभावी अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा। सुरक्षा परिषद में अपने देश के जाने की बात चल रही है, यदि मेंबर बन गया, यस सर, क्या लाभ हो सकता है अपने देश को? सर सबसे पहले तो इससे भारत का सॉफ्ट पावर बेहतर हो, सॉफ्ट पावर में वृद्धि होगी। इसके साथ साथ सर भारत का जो लीडरशिप एबिलिटी है, या अभी जो भारत के विश्व बंधुत्व की अवधारणा है जो वसुधैव कुटुंबकम के रूप में व्यक्त होती है, इससे और ज़्यादा वृद्धि होगी।
फिर जिस तरह से सुरक्षा परिषद का उपयोग चीन और पाकिस्तान जैसे देश भारत विरोधी गतिविधियों में करते हैं, उससे निपटने में भारत को काफी मदद वीटो मिलेगी। शक्तियों को यदि हटा दिया जाए, सर जिन देशों को भी मिला हुआ है, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा? सर फिर सुरक्षा परिषद का सिर्फ एक तो ज्यादा वो एक लोकतांत्रिक संस्था के रूप में देखने को मिलेगा। उसकी जरूरत है कि नहीं? सर अगर मैं देखूं स्पष्ट सामान्य रूप से तो मुझे लगता है कि वीटो शक्ति कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है, बट उसका एक तार्किक उपयोग होना चाहिए और इस संबंध में एक स्पष्ट दिशा निर्देश होने चाहिए। साथ ही वीटो पावर को का विस्तार किया जाना चाहिए। कुछ अन्य देश जो विशेष करके इस समय ज्यादा प्रासंगिक है, उनको ये शक्तियां भी वितरित की जानी चाहिए। आप अभी बता रहे थे कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनके लिए आप काम करना चाहते हैं। यस सर। रिजर्वेशन को एक उसके सॉल्यूशन के रूप में देखा जा रहा है। उसके अतिरिक्त आप कौन सा रास्ता आप सुझाना चाहेंगे या बताना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो सरकार के द्वारा जो भी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, चाहे वो SC ST हो या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी हो या फिर ट्रांसजेंडर हो या महिलाएं हो, जो भी समाज के वंचित वर्ग है, उन सबके लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों को बहुत ईमानदारी के साथ और पूरी निष्ठा के साथ कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा एक बहुत बड़ा उपकरण है सर, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं और न केवल उनकी शक्तियां और उनके अधिकार बल्कि उनके ड्यूटीज को भी सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके साथ साथ सर एक फंडामेंटल चेंज लाने की आवश्यकता है रिजर्वेशन के पॉलिसी में। वो दरअसल रिजर्वेशन को और अधिक युक्त बनाकर जो समाज के वंचित वर्ग हैं उनको और अधिक लाभान्वित किया जा सकता है। क्या युक्त क्या बनाना है? सर जैसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश आया था, का एक जजमेंट आया था, जिसमें SC ST में भी क्रीमी लेयर के सिद्धांत को लागू करने की बात कही गई थी। तो इस तरह के अगर पॉलिसी को अपनाया जाता है तो जो SC ST के टारगेटेड वर्ग हैं उनको ज्यादा लाभ मिलेगा। ये सब कैटेगराइजेशन और क्रीमी लेयर को क्या आप एक मानते हैं? सॉरी सर, इस बारे में बहुत माइन्यूट डिटेल्स मैं नहीं जानता। क्रीमी लेयर का तो अर्थ हुआ कि रिजर्वेशन के बेनिफिट से बाहर करना, और सब कैटेगराइजेशन का मतलब ये हुआ कि उनको बेनिफिट मिलेगा लेकिन जितना बेनिफिट वो ले रहे हैं उससे कम मिलेगा। सॉरी सर, मैं एक बार इससे घर पे देख लूंगा। ठीक है। अभी आप बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात कर रहे थे। यस। वो गणेश पूजा के कारण उनका जो मेथड है उसके सांप्रदायिक होने का भी आरोप लगता था। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? सर वो मूल रूप से सांप्रदायिक नहीं थे। हाँ, निश्चित रूप से उनके द्वारा जो कदम उठाया गया था वो कहीं ना कहीं उस समय की जो परिस्थितियां थी उस दृष्टि से सांप्रदायिकता की ओर चला गया। ठीक है। ये होम रूल, स्वराज और डोमिनियन स्टेटस, इस तीनों में क्या अंतर है? सर स्वराज तो पूर्णतः स्वराज की बात करता है। ऑल्दो अगर एक परिप्रेक्ष्य में देखें जो बाल गंगाधर तिलक का ही परिप्रेक्ष्य था, तो दोनों में काफी हद तक समानताएं भी देखने को मिलती है, जिसमें इंटरनल गवर्नेंस तो भारतीयों के पास हो और जो एक्सटर्नल अफेयर्स है वो ब्रिटिश को देने की बात होती है। और जब आगे और देखिए जहाँ पे महात्मा गांधी या फिर सम्माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात हो तो वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, या फिर महर्षि अरबिंदो का भी जो स्वराज का कॉन्सेप्ट था उसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस अर्थात आंतरिक शासन के साथ साथ बाह्य सुरक्षा जैसे शक्तियां भी भारतीयों के हाथ में होनी चाहिए। अच्छा, अभी आप राष्ट्र के बारे में बात कर रहे थे और देश के बारे में। मुझे ये बताइए, राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद, इस तीनों में क्या अंतर है? सर राष्ट्र एक सांस्कृतिक और भौगोलिक अवधारणा है, वहीं राष्ट्रीयता उससे जुड़ा हुआ एक भाव है। सॉरी सर, राष्ट्रवाद उससे जुड़ा हुआ, उससे लगाव का एक भाव है, वहीं राष्ट्रीयता कहीं ना कहीं व्यक्ति के इंटरनल कनेक्ट को दिखाता है। अगर हम ये बोलते हैं कि यूएस एक राज्य है जहां पर कई राष्ट्रीयता के लोग निवास करते हैं, तो इसका अर्थ क्या होगा? सर इसका अर्थ ये हुआ कि यूएसए में बहुत सारे अलग अलग संस्कृति, मूल और नस्ल के लोग निवास करते हैं। यहाँ राष्ट्र से इसका ये तात्पर्य है। अच्छा, आप पॉलिटिकल साइंस आप कर रहे हैं ऑनर्स? यस सर। ये हॉब्सियन लेवियाथन और रूसो का जो कॉमन विल है, ये दोनों एक ही है, इसका क्या तात्पर्य है? सर मैं रूसो के बारे में बेहतर बता सकता हूँ कि उनका जो जनरल बिल था उसका सामान्यतः अर्थ ये था कि व्यक्ति के जो इच्छा है, एक समुदाय की इच्छा का औसत ही दरअसल सामान्य इच्छा है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी आप मार्क्स का भी बात कर रहे थे। यस सर। मुझे ये बताइए, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, यस सर। साइंटिफिक मटेरियलिज्म, आइडियलिस्ट
डायलेक्टिकलिज्म, इस तीनों में क्या डिफरेंस? सर जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है वो मूलतः हिगेल के द्वारा बताया गया। सर मैं जो समझ पा रहा हूँ और जो रिकॉल कर पा रहा हूँ, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म द्वंदात्मक भौतिकवाद की बात कर। सर यहाँ पे ये कार्ल मार्क्स की अवधारणा है जो कि मूलतः हिगेल की अवधारणा से प्रभावित है, जिसमें कार्ल मार्क्स बताते हैं कि सबसे पहले एक विचार होता है जो अस्तित्व में बना रहता है, उसे वो बीइंग का नाम देते हैं, जबकि एक दूसरा विचार आता है जिसे होता है वो नॉट बीइंग की स्थिति में होता है, पर बाद में जो पहला विचार है वो दूसरे विचार के द्वारा स्थापित कर दिया जाता है। ये साइंटिफिक मटेरियलिज्म क्या है? सर ये भी जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सर वो कार्ल मार्क्स से संबंधित है, और सर मैं बहुत क्लियरली बता नहीं पाऊंगा इस संबंध। अच्छा, एक चर्चा चली हुई है बीच में, खास करके काफी ये 90s के आसपास ये बातें हो रही थी, डेथ ऑफ मार्क्सिज्म बोला जाता था। क्या आप इस बात से सहमत है? नहीं सर। सर सब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मार्क्स का जो विचार था वो सिर्फ कहीं ना कहीं वो मार्क्स का यूटोपिया बनकर रह गया, क्योंकि साम्यवाद व्यावहारिक रूप से कहीं नहीं आया। पर अगर हम देखें तो एक कहावत कही जाती है कि मृत सीजर जीवित सीजर से ज़्यादा प्रभावित सिद्ध हुआ। तो मार्क्स के जो विचार थे कहीं ना कहीं आज भी कैपिटलिस्ट दुनिया को एक सचेत करके रखता है, और वो जो श्रमिक वर्ग है उसके केयर के लिए कंपेल करता है और इंस्पायर करता है। तो सर ऐसे में ये कहना कि सर अच्छा ये बताइए, तो सर बिहार का फ्रीडम स्ट्रगल में इम्पोर्टेंट रोल्स कहाँ कहाँ रहा है, पॉइंट वाइज बता दीजिए। सर सबसे पहले तो 1905 के आसपास से जो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, वहाँ से बिहार का फ्रीडम स्ट्रगल उभर करके सामने आता है। पर फिर बिहार में बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं की शुरुआत हुई, और होम रूल लीग जिसमें बहुत सारे बिहार के लीडर्स थे, सरफराज हुसैन से लेके रामदयालु सिंह, ये सब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहे। फिर बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ, जहाँ से महात्मा गांधी पहली बार स्पष्ट रूप से भारत के क्षितिज पर उभर करके आए। फिर जो असहयोग आंदोलन था उसमें बिहार का अहम योगदान रहा। यहाँ बहुत सारे युवा छात्र और महिला पुरुष सारे पार्टिसिपेट किए। उसके बाद सर बिहार में भी स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। देन सर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में काफ़ी गतिविधियाँ हुई, और फिर बिहार में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान बहुत ही बड़ी घटनाएं हुई, जिसमें बहुत सारे युवाओं का बलिदान देना, विशेष करके कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में क्या रोल है दिया? सर सबसे पहले तो बिहार के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो फर्स्ट इंटरिम प्रेसिडेंट थे और सच्चिदानंद सिन्हा, और फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये दोनों मूलतः बिहार के ही थे। अभी लैंड सर्वे हो रही है बिहार, यस सर। इसकी क्या आवश्यकता है? सर इसका आवश्यकता ये है कि बिहार में बहुत ज़्यादा लैंड को लेकर के तनाव होता है, भूमि विवाद होता है। हाल ही में एनसीआरबी का जो रिपोर्ट आया था उसमें बताया गया कि बिहार में हत्याओं का मुख्य कारण लैंड विवाद, भूमि विवाद है। तो सर लैंड सर्वे के माध्यम से भूमि विवाद जैसी समस्याओं का समाधान करना और उसका स्पष्ट ऑनरशिप निर्धारित करना। गंगा उद्भव योजना का आइडिया है कुछ? सर कैसे गंगा जल आपूर्ति योजना? हाँ ठीक बोल रहे हैं सर तो इसके माध्यम से जो गंगा का पानी है वो बिहार, दक्षिणी बिहार के क्षेत्र जैसे बोधगया, गया, नवादा और राजगीर में उपलब्ध करवाने की इसके तहत बात की जा रही है, और इस दिशा में कदम उठाए गए हैं। सी ब्रिज, इनलैंड ब्रिज, यस सर। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज ये दरअसल कोस्टल रीजन में घटने वाली एक एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है, जिसमें दिन में समुद्र चूंकि कंपैरेटिवली ठंडा होता है और भूमि ज़्यादा गर्म हो जाती है, इस कारण से भूमि पर लो प्रेशर का निर्माण होता है, जबकि सी पर सामान्य तौर पे हाई प्रेशर होता है। इस कारण से पगले समुद्र से लैंड की ओर बहती है। जो कोऑपरेटिव सिस्टम बिहार में किस स्थिति में है? आप सर बहुत तथ्यवार आंकड़े तो मेरे पास नहीं है, पर ओवरऑल देखें तो ये बहुत विकसित अवस्था में अभी नहीं पहुंची है। हालांकि डेयरी के क्षेत्र में इस दिशा में काफी प्रगति हुई है, और जो सुधा डेयरी है उसका एक प्रतिनिधि उदाहरण है। दूसरा और एग्जाम्पल देंगे कुछ? सर अभी जीविका योजना सर के बाद बिल्कुल सर, जीविका योजना भी बहुत सक्सेसफुल रहा है, जिसमें लगभग 10.64 लाख एनजीओ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में लगभग 1.34 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं, और अपने गरीबी को तो दूर अच्छा, कर ही- बिहार की किसी महिला मंत्री का नाम बता दें। सर शीला मंडल। किस डिपार्टमेंट? और दूसरा मंत्री?
जिला मंडल परिवहन में। परिवहन। सॉरी मैं देखूंगा। दूसरा और कोई? सर खाद्य एवं उपभोक्ता सुरक्षा मंत्री हैं और मैं लेसी सिंह। चलिए सर, हो गया, पूछेंगे। कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत कंफर्टेबल सर। आप अपने आप को कितना असेसमेंट करते हैं? 10 आउट में आप कितना मार्क्स देते हैं अपने आप को? आउट ऑफ 10 सर 7 8 7 8 या 7। क्या अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं अपने आप को? सर बहुत आइडिया नहीं है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मैं ठीक था, कुछ क्वेश्चंस का मैं आंसर नहीं दे पाया, पर ओवरऑल इट वाज ओके। बट नेचुरल। यस आपके ये आई साइट में प्रॉब्लम कब से है? सर डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग ये बाई बर्थ है, पर हम लोग जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे समस्या इमर्ज करती गई और क्लास 4th 5th के बाद ये गंभीर हो गई। अभी आपको कंप्लीट नहीं दिखता है? पेरिफेरल विजन से जो साइड के दृष्टि है उससे देख पा रहा हूँ, पर फ्रंट में मेरा बिल्कुल 0 है। और रिटर्न कैसा रहा? अच्छा रहा सर। चलिए बढ़िया। हम लोग तो आपको इससे अच्छा मार्क्स दिए हैं थैंक यू सर। और श्योर आपका सिलेक्शन होगा इस बार। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए 200%। थैंक यू सर। ठीक है, और चीजें सही हैं, आपको सारी चीजें सही है। करंट वगैरह को थोड़ा सा, वो तो रेगुलर की चीज है, न्यूज़पेपर वगैरह देखना है आप। यस सर। ठीक है, आपको कोई डाउट? आप सर कुछ पूछना सबसे चाहते पहले सर आपसे एक बार मिलना हुआ तो ये अपने आप में मेरे लिए एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि यूट्यूब पे देख देख करके सुन करके मैं आगे बढ़ा। हैं? बहुत अच्छा। एक आप मतलब और भी आपके जैसे 3-4 बच्चे हैं जो स्पेशली उन्होंने जब पढ़ाई किए, उनका सिलेक्शन, उन्होंने उनसे स्पेशली कहा कि सर एक ऑडियो के लिए भी आप कर दीजिए। थोड़ा व्यस्त शेड्यूल में हमें टाइम निकालना मुश्किल हो पाता है, लेकिन आप लोग की मेहनत जब देखते हैं ना, तो मन करता है कि ऑडियो के लिए भी एक स्टार्ट कर दे जो आप लोग के लिए अच्छा हो। अच्छा रहेगा सर, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ इन कारणों से अपनी पढ़ाई को या अपने जो भी उनके एम्बिशंस है उसे पूरा नहीं कर पाते। से एजुकेशन डिपार्टमेंट ही सर्च ऑप्ट किया है ना, और वो इससे पहले वाले भी वो एजुकेशन डिपार्टमेंट वो उन्हें भी कंप्लीट नहीं दिखता है। तो एक जो आप लोग का जो स्ट्रगल होता है, ये हम कई बार ऐसे बच्चे आते हैं जो ये बात कहते हैं हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कभी कोई कहेगा कि हमको डिप्रेशन होता है, तो लगता है कि कभी आप लोगों से मिलवाएं, उन लोग को दिखाएं कि क्या होता है स्ट्रगल और कैसे बच्चे यहाँ तक पढ़ते हैं। ठीक है, यस रविराज, यस सर। आपने हॉबी में लिखा है शेर सुनना, यस सर। तो शेर सुनना और शेर सुनाना, सर यस सर। तो सुनाइए क्या पंक्ति कुछ, तो फिर आपको भी सुनाएंगे हम लोग। हाँ सर। सर मुझे एक शेर बहुत पसंद है जो कि थोड़ा फिलोसफिकल है। वह फितूर होता है हर उम्र में जुदा, खिलौने माशूका रुतबा और खुदा। तो ये शेर मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये कहीं ना कहीं जीवन के क्रमिक विकास को इंगित करता है। उत्साहवर्धक कोई पंक्तियां? सर उत्साहवर्धक अगर पंक्ति की बात करूं तो मैं जो खुद फॉलो करता हूँ वो साहिल लुधियानवी जी का एक शेर है कि तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना अच्छा, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना बेहतर, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। छोड़ देना अच्छा। वाह क्या बात है। तो इसी क्रम में एक और शेर बड़ा है, बहुत सामयिक है कि बहुत संघर्ष है जीवन में अब जैसे लोगों को, लेकिन एक उम्मीद की जो किरण है ना, बहुत बड़ी चिंगारी है और वही पहुंचाएगा बिल्कुल आपको अपने लक्ष्य की ओर। तो उसमें शेर शायर कहता है कि आसमानों से बरसता है अंधेरा कैसा, आसमानों से बरसता है अंधेरा कैसा, चुनौतियां जो है कैसा बरसा, उस निराश नहीं होना है। आसमानों से बरसता है अंधेरा कैसा, अपनी पलकों पे लिए जश्न चिरागा चलिए। तो हिम्मत देता है कि नहीं, घबराना नहीं है, पलकों पे चिराग को लगा देना है और आगे की रोशनी मिलेगी। एकदम टेंशन नहीं लेना, इनका सिलेक्शन हमारी ओर से एकदम शुभकामना, आशीर्वाद, एकदम ये सिलेक्शन लेके आएंगे और समाज के लिए एक बहुत बड़ा एक प्रेरणा का स्रोत है। और कहीं ना कहीं एक बच्चों की सफलता में उनकी जो सबसे पहली शिक्षिका होती है माँ, उनका बड़ा योगदान होता है। और हम लोग की ओर से तो एकदम इन्हें हम फुल में फुल मार्क्स दिया गया। हम लोग ये नहीं सोच पा रहे हैं कहाँ नंबर काटे, आप ही बताइए कहाँ काट लिया आपका नंबर। बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत की है यहाँ पे। अब थोड़ा सा बस लास्ट मोमेंट में कुछ बहुत ज्यादा कुछ इधर उधर मत करिएगा। जैसे है आपको, आपका अभी इंटरव्यू अगर हो जाए, कल ही हो जाए, आपको एकदम बहुत अच्छे मार्क्स होंगे।
जो परफॉर्म अभी किया है, जिस ढंग से किया है, ऐसा ही बहुत करना अच्छा है। परफॉर्मेंस। इससे पहले वाला भी बहुत अच्छा था इनका। 22 को